Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. How are you? Today I am going to start chapter number 2, Life and Living Things, with this topic. The name or the title of the topic for today is Life Processes. So first of all, as we know that life and living things are related to all those animals, plants and human beings which are living in this world, in this earth. So the topic which I am going to start today is mentioned on different pages starting from 16, 17 and 18. And we have to cover all these pages in today's lesson. According to this chapter 2, Life and Living Things, here we can see different types of living organisms in front of you. For example, this is a mushroom, a cat, and leaves of plants. Along with you can see sea animals and sea plants as well. So all these pictures, all these things in the picture may look very different from each other. They are not same in their features, but they all have one important thing in common. One significant point is common in all. And what is that? They are all alive. They are actually living things. So what are living things? Living mean जिंदा, things चीज़ें. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चाहे वो एक फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सी एनिमल्स या सी जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स हों, या कैट हों, ज़मीन पर चलने वाले जानवर हों, आसमान पर उड़ने वाले जानवर या परिंदे हों, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो आप जिनको आप देख रहे हैं या आपने सुना होगा इनका नाम, ये सब के सब लिविंग थिंग्स होते हैं. और लिविंग थिंग्स उसी सूरत में लिविंग थिंग्स कहलाती हैं जब उनका ताल्लुक़ लाइफ से हो. लाइफ का मतलब ज़िंदगी. ज़िंदगी से मुराद कि ये ज़िंदा हैं. ये क्यों ज़िंदा हैं? क्या रीज़न है इनके ज़िंदा होने का? क्योंकि लिविंग थिंग्स जो हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं किन बुनियादों पर? कुछ खुसूसियात की बुनियाद पर. आप किसको कहते हैं? अगर जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ तो मार्कर जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता. क्या ये कुछ खाना खा सकता है? ये पानी पी सकता है? नहीं. आप इसको अगर आज यहाँ पर रख दें और कल तक अगर इसको उठाए ना तो ये यहीं पर रहेगा. यानी इवन ये अपनी जगह से 1 इंच मूव भी नहीं कर सकता. सो ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये लिविंग थिंग नहीं है. इसके अंदर लाइफ नहीं है. ये क्या है? ये एक बेजान चीज़ है. इसमें ज़िंदगी नहीं है. ये ना खा सकता है, ना इसमें पीने का अमल है, ना चलने का, और ना ही सांस लेने का अमल है. इवन इसकी ग्रोथ में भी आप देखेंगे कि कोई तब्दीली नहीं होगी. अगर 1 साल पहले जितना था, जितना साइज़ था इसका, उतना ही 1 साल के बाद भी होगा. सो ये तमाम चीज़ें अकाउंट करती हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग में और लिविंग थिंग में क्या फ़र्क है. अब वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं जिनसे आप उनको शनाख्त करते हैं? तो इनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है लाइफ प्रोसेसेस. सो ये तमाम लाइफ प्रोसेसेस जिनमें हमारी हरकत करना, मूवमेंट, हमारा फीड करना, फीडिंग, इसके अलावा हमारा सांस लेना यानी रिस्पायरेशन का अमल, और इस तरह के 7 डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस ये इंडिकेट करते हैं कि ये तमाम चीज़ें ज़िंदा हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं. एंड ऑल्दो दे डू नॉट ऑल डू दीज इन एग्जैक्टली द सेम वे. हालांकि तमाम चीज़ें यानी तमाम लिविंग थिंग, अगर हम इन्हीं 2 की मिसाल लें, मशरूम की और कैट की, तो आप देखिएगा कि मशरूम अगर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रो कर रहा है, ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता. ये अपने लिए फूड तैयार नहीं कर सकता. ये दूसरों से फूड हासिल करेगा. इसी तरीके से ये कैट क्या कर रही है? ये कैट जो है बाकायदा तौर पे एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है. ये अपना खाना खाती है, बना नहीं सकती, लेकिन दूसरे एनिमल्स को या चीज़ों को खाती है और अपना फूड हासिल करती है. तो हर तरीके से एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग से डिफरेंट है
और ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ है बल्कि साथ साथ वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अंजाम दे रहा है। मिसाल के तौर पे हम इस कैट की मिसाल लेते हैं। ये कैट जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ अगर अपने शिकार को, अपने फूड को पकड़ना चाह रही है, और क्या है इसका फेवरेट फूड, माउस, चूहा, लिहाजा ये अपने शिकार को, अपनी फूड को कैसे चेस करेगी, कैसे पकड़ेगी, बहुत तेज़ी से उसकी तरफ मूव करेगी। अब उसने इस तेज़ी को या एक तरीके से अपनी हरकत को दिखाने के लिए बाकायदा तौर पे क्या किया, अपने सेंसेस यानी आइज़ का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आँखों से उस शिकार को, अपने टारगेट को या जो भी उसका प्रे था उसको देखा, और देखने के बाद उस पर तेज़ी से हमला कर दिया। इसने क्या किया, इसने कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस की, इसने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया जिससे उसने अपने शिकार को देखा, इसने रिस्पॉन्ड किया, अपने शिकार को देख के इसने रिस्पॉन्स किया, यानी एक अमल जाहिर किया कि मुझे अपना शिकार नज़र आ रहा है, मुझे उसकी तरफ दौड़ना है। फिर उसने अपनी टांगों को इस्तेमाल करते हुए मूव किया। तो मूवमेंट क्या है, अपनी एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्स करना, ये क्या है, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। इसी तरीके से उसने अपने शिकार पे हमला किया और उसको खा लिया। खाना क्या है, फीडिंग क्या है, ये भी लाइफ प्रोसेस है। तो एक एनिमल और एक प्लांट के लाइफ प्रोसेसेस में यूँ समझ लें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से एक आइवी प्लांट की हम मिसाल ले लेते हैं, जो कि क्या करता है, मूव्स वेरी स्लोली एज इट ग्रोज अप अ वॉल टूवर्ड्स द लाइट। आइवी प्लांट की ख़ास बात ये होती है कि ये जहाँ पर इसको रोशनी नज़र आती है, रोशनी की तरफ ये मूव करना शुरू हो जाता है। मूवमेंट डजंट मीन कि ये चलना शुरू हो जाता है, बल्कि इसकी ग्रोथ जो है वो दीवार के ऊपर शुरू हो जाती है और वो लाइट की तरफ मूव कर जाता है। ये क्लियर हो गई बात आपको? सो लाइफ एंड लिविंग थिंग इज़ बेसिकली related to all living organisms which are present in the earth. And even biologists try to find out more about living things and their life by studying different animals and plants and in particular how they behave. ये एक बायोलॉजिस्ट हैं जो कि लिविंग थिंग्स पर रिसर्च करते हैं और बाकायदा आपको बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनका रवैया होता है या उनकी कौन सी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको वो इख्तियार किए होते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। So when we talk about the life processes, actually all living things have 7 life processes or characteristics. All living things have 7 characteristics which are also called life processes. Now what are these? Starting from very first, feed. What is feed? Basically when animals feed, it actually produces energy. What is the meaning of feed? कि animals अपनी खुराक जब हासिल करते हैं तो वो एक्चुअली उनकी फीडिंग कहलाती है, यानी अपनी खुराक हासिल करना या किसी भी ऑर्गेनिज़म का खुराक बनाने के अमल को फीडिंग या फीड तस्वर किया जाता है। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स इस फीड को हासिल करने के बाद यानी खुराक खाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तवानाई जो है वो उनके जिस्म में पैदा होती है जो उनको साथ साथ ग्रो करने में या उनकी ग्रोथ में भी मदद देती है, जिससे उनकी बॉडी ग्रो करती है। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी स्पेशली एनिमल्स अपनी खुराक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी यानी लिविंग थिंग से भी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ साथ हमारे पास आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के अमल से, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस यानी अपनी फूड मेकिंग प्रोसेस जो कि वो फोटो यानी लाइट की मदद से करते हैं, अपनी फीड हासिल करते हैं। यानी पौधे, बहुत सारे पौधे, ऑलमोस्ट तमाम आपके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से खुराक बनाते हैं और अपने लिए उसको कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स ज़्यादातर
अपनी फूड दूसरे एनिमल्स से हासिल करते हैं। दूसरे एनिमल्स से मुराद कि वो एनिमल्स अपने से छोटे एनिमल्स का शिकार करते हैं, उन्हें खाते हैं और इस तरीके से उनका जो फीड का एक अमल है, फीड का जो एक लाइफ प्रोसेस है वो मुकम्मल होता है। और इस फीड से वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है और साथ साथ उनकी बॉडी ग्रो करती है, वो बढ़ते हैं। पहले उनकी हाइट छोटी होती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। इज़ इट क्लियर टू यू? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज ग्रो or growth. They can grow as well. The first characteristics was feed. They can feed. वो खाना खाते हैं ताकि एनर्जी हासिल कर सकें. And the second point is grow. वो क्या करते हैं? They actually grow until they reach a certain height. यानी एक एनिमल, कोई भी एनिमल आप ले सकते हैं, चाहे उसमें एलिफेंट हो, चाहे उसमें गोट हो, काऊ हो, सबसे पहले वो एक छोटा एनिमल होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे हम एक छोटा सा अगर हाथी आपके सामने यानी एलिफेंट आपके सामने ड्रॉ करें, तो ये छोटा सा एलिफेंट क्या होगा, थोड़ी अरसे के बाद ये एक बड़े एलिफेंट यानी बहुत बड़ा एलिफेंट बन जाएगा। और ये कैसे हुआ, वो छोटे से एलिफेंट से बड़ा एलिफेंट कैसे बना? क्योंकि उसने क्या किया, कौन सी लाइफ एक्टिविटी की? उसने ग्रो किया। ठीक है, उसने क्या किया? उसने ग्रो किया। तो ये एक एलिफेंट है जो कि पहले छोटा सा था, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता चला गया। तो उसमें क्या अमल हुआ जिससे वो बड़ा हो गया? उसने ग्रो किया। ये क्लियर हो गई? सो एनिमल ग्रो करते हैं ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट यानी ऊंचे कद जो है वो उसके हामिल हो जाएं, ऊंचा कद हो जाए उनका। इसी तरह कुछ प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ का प्रोसेस होता है। सो प्लांट्स ग्रो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, और कुछ प्लांट्स में ये प्रोसेस पूरी ज़िंदगी जारी रहता है और कुछ पौधे छोटे ही रह जाते हैं। कुछ प्लांट्स बाकायदा तौर पे यानी यूँ समझ लें कि जैसे एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके क्या बन जाएगा, थोड़ी साल या महीनों के बाद बाकायदा तौर पे वो एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा दरख्त क्या है और ये कैसे बना? ये ग्रो करके बना। तो बाकायदा कुछ पौधों के अंदर ग्रोथ का अमल मुसलसल जारी रहता है, जबकि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक ख़ास हद तक पहुंचने के बाद ख़त्म हो जाता है। थर्ड लाइफ प्रोसेस इज़ excretion. What is the third process called? Excretion. What is excretion? Excretion is basically the removal of waste, that is extra substances from the body of organisms, from the body of living things. So this is the definition of excretion. Excretion कैसा अमल है जिसमें लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो उसकी बेकार चीज़ें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई गार्बेज या कचरा या कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई भी बेकार चीज़ जमा हो जाए तो आप उसको संभाल कर नहीं रखते, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल देते हैं या घर से बाहर डिस्पोज कर देते हैं। इसी तरह इंसान, एनिमल्स और इसके साथ साथ प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी ये वेस्ट जमा होता रहता है, जिसको बॉडी से निकल जाने को एक्सक्रीशन कहते हैं। इस वेस्ट का बॉडी से निकलने का अमल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। इस एक्सक्रीशन का अमल ज़्यादातर हमने लिविंग थिंग्स में देखा है, और ज़्यादातर अगर हम इसकी बात करें कि वो कौन से वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं जिनका बॉडी से निकलना ज़रूरी है। सो दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड। As we know that carbon dioxide is a toxic gas and it has to be released from the body because
the high percentage or high amount of carbon dioxide in the body can cause some problems because it is a toxic one. So it has to be removed from the body through the process called respiration. So a kind of process, that is excretion, is normally related to the removal of this toxic and the harmful gas as well. There is another important waste which is not only important for the body but in excess, that is, if extra water is actually added or deposited in your body, is stored in your body, then in that case this water must be eliminated, must be excreted from your body. So these are two important chemicals which an animal or plant remove from their bodies. So this is the process called excretion. Another life process is movement or move. What is the meaning of movement? हरकत करना, हरकत, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना. So animals move or show movement by using their different parts of body. For example, some animals, including human beings, move by means of their legs. Some use their wings for flying. And even some use fins for swimming in the water, like fish and different other sea animals. So these are some of the important organs of the body which are useful for the movement, by which animals can move easily. In fact, plants also move. So it is very surprising for us that how do plants move? So plants also move, but they do not have any locomotory organs. They do not have any organ for their movement. So actually plants move by growing toward or away from something. We can say that the plant movement is due to any external stimulus. Now this stimulus can be the light of the sun. It can be water. Okay, it can be water. Or there are different other stimulus. And what are these stimulus? Stimulus are basically external agents. These are the external factors. What are these external factors? These factors can be water, light of the sun, soil, temperature, pain, fire, air, and so many other things. So these are all called stimulus. Stimuli even you can call it. So stimulus क्या होते हैं? Stimulus वो आपके factors हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उनके अगेंस्ट या उनके हक में मूवमेंट करें. जैसे इसकी मिसाल आप कैसे लेंगे कि बाज़ एनिमल्स और प्लांट्स में ये मूवमेंट बाकायदा तौर पर स्टिमुलस की वजह से होती है. जैसे खुदा न खास्ता कहीं पर आग लगी हो, हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये फायर है, ठीक है. फायर क्या है? इट इज़ अ स्टिमुलस. तो कहीं आग लगी हो तो क्या एनिमल वहाँ रहना पसंद करेंगे? बल्कि एनिमल्स वहाँ से मूव कर जाएंगे. तो ऐसी तमाम चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एनिमल्स को या प्लांट्स को मजबूर कर दें कि वो उस जगह से हरकत कर जाएं, मूव कर जाएं या मूवमेंट शो करें बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स, एक्चुअली कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस विच इज़ मूवमेंट. Clear? So there is another, you can say the life process in front of you, and it is given the name move, that animals can move or movement. Next life process of an organism is respond.
Animals use different sense organs such as eyes, nose, ears, skin and tongue in order to respond to their environment. That is, what is environment and what is around them. That is, what is going on around them or those all things which are present in their environment. Now, plants do not have sense organs. All these sense organs are not present in plant, but they can still react by growing toward the things such as light and water. So, animals respond to their environment by using these 5 sense organs. मिसाल के तौर पे अगर एक एनिमल जो है वो अपना शिकार देखता है कि उसे शिकार को या उस प्रे को पकड़ना है, तो वो क्या करता है, वो आप अपनी आइज़ का इस्तेमाल करता है। वो उस शिकार को देखता है, अपने टारगेट को पहले लुक करता है, ऑब्ज़र्व करता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो एक एनिमल का सेंस ऑर्गन यानी सेंस ऑफ साइट यानी आइज़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी एनवायरनमेंट से बाकायदा तौर पे इंटरेक्ट करना और उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन करना, कोई काम करना, रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्ड कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई मीठी चीज़ या बहुत ही खट्टी चीज़ जैसे आम की कैरियाँ होती हैं या अचार रख दिया जाए, क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? आपके फ़ौरन टंग में यानी मुंह में पानी आ जाता है, आपकी ज़बान पर एक पानी सा महसूस होता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। इसी तरीके से स्किन की मिसाल ले लेते हैं। स्किन में अगर आपका हाथ है, आपको पता है कि आपके पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हो जाता है तो आप फ़ौरन उसको विड्रॉ कर देते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो क्या रीज़न है क्यों अपना हाथ आप पीछे करते हैं? क्योंकि आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ लग गई है या गर्म पानी गिर जाए तो उससे भी आपने फ़ौरन अपने स्किन की मदद से रिस्पॉन्स करना होता है और वो रिस्पॉन्स आप किसके अगेंस्ट करते हैं? उस हॉट ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट करते हैं। तो किसी बहुत ही जिसे कहते हैं खट्टी मीठी चीज़ को देखना जिससे आपके मुंह में पानी आ जाए, इसी तरह से गर्म पानी आपके हाथ पे खुदा ना खास्ता गिर जाए, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये वो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको आप रिस्पॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आप अपनी एनवायरनमेंट में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं या उनके हक़ में जो काम करते हैं वो रिस्पॉन्ड कहलाता है। Now, in the similar manner, plants also show some responses, but in fact, we can say the plants do not have sense organs. So, how do they show this response? Actually, the plant grow. That is, what is the response of plants? Plants grow against or toward light and water, and these responses are shown by the plant against some stimulus. And what are these stimulus? These are light and water. Light and water. So what are stimulus first of all? What are stimuli? Stimuli or stimulus are basically that external factors, that things which are responsible for causing or producing some response or some respond. For example, you have seen the flower that is sunflower. आपने ये फूल देखा होगा जो कि येलो कलर का होता है और इसके सेंटर में आप ब्राउन कुछ शेड भी बना देते हैं, एंड इट हैज़ मैनी पेटल्स अराउंड इट्स मिडल पोर्शन जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके गिर्द इसके बहुत सारे पेटल्स होते हैं, पत्तियां होती हैं जिन्हें हम फूल की पत्तियां कहते हैं। तो अगर इस पूरे फूल को हम कंप्लीट करें तो कुछ इस तरह की आपके पास फॉर्मेशन आएगी इस फूल की। ठीक, अब व्हाट इज़ बेसिकली द रोल ऑफ दिस फ्लावर अगेंस्ट लाइट? दैट इज़ एक्चुअली स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, इसके अगेंस्ट हम लाइट बना देते हैं जो कि सूरज की रोशनी है, और वो सूरज की रोशनी जो है जब इस फूल पर यानी सनफ्लावर के ऊपर जो है वो पड़ती है तो क्या होता है?
फौरी तौर पे ये फ्लावर सूरज की तरफ अपना रुख यानी अपना फेस सूरज की तरफ कर लेता है। What does this whole phenomena indicate? क्यों होता है ऐसा? Because what is the name of the flower? The name of the flower is sunflower. And why it is called the sunflower? Sun mean सूरज, इसको सूरजमुखी का फूल कहा जाता है। उर्दू में इसे कहते हैं सूरजमुखी। क्यों कहते हैं सूरजमुखी? क्योंकि सूरज का मतलब तो आपको नज़र आ रहा है कि सूरज की रोशनी इस तक पहुंच रही है, और मुखी इसलिए कहा जाता है कि ये अपना मुख का मतलब फेस, अपना फेस कहाँ कर लेता है? लाइट की तरफ कर लेता है, यानी सूरज की तरफ मोड़ लेता है। यानी इसको एक सूरज से अट्रैक्शन होती है, जिसके बाद अपना फेस यानी पूरे इसके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे रुख कर लेते हैं? सूरज की तरफ बाकायदा ऐसे मुड़ जाते हैं। इसी वजह से इसको सनफ्लावर का नाम दिया गया है, क्योंकि ये सूरज की तरफ अपना फेस यानी मुख, चेहरा कर लेता है। क्लियर हो गई बात? इस सूरत में अब आप देख रहे हैं कि एक प्लांट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। किसके साथ रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है आपको? क्या है वो चीज़ जिसके अगेंस्ट या टुवर्ड वो रिस्पॉन्स करता है? तो यहाँ पर ये टुवर्ड रिस्पॉन्स किसकी तरफ है? इट इज़ बेसिकली अ स्टिमुलस। एंड व्हाट इज़ दैट स्टिमुलस कॉल्ड? It is light which is coming from the sun. Is it clear to you? Sixth life process is reproduce. Reproduce. Now what is the meaning of reproduce? Re mean again, dobara, and produce mean to make something, बनाना यानी वो बनाना नहीं जो केला हम खाते हैं। टू मेक, बनाना, किसी चीज़ का पैदा करना। सो रिप्रोड्यूस मीन्स कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा करे या उसे बनाए, उस पूरे अमल को, उस पूरे लाइफ प्रोसेस को रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करना कहते हैं। Now all living things must reproduce to replace those that die. अब ये रिप्रोडक्शन का अमल एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों करता है? इसकी वजह ये होती है कि रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो एक्चुअली रिप्लेस कर रहा होता है, यानी एक रिप्लेसमेंट कर रहा होता है किसकी? उन तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, जो डाई कर चुके हैं या मर चुके हैं। सो ज़िंदगी और मौत के इस अमल को जारी रखने के लिए कि जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसकी जगह लेने के लिए यानी इसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तो इसको रिप्रोड्यूस कहा जाता है, यानी अपने जैसा दोबारा पैदा करना, ताकि मरने वाले की कमी को पूरा किया जा सके। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की मिसाल ली जाए तो ह्यूमन बीइंग में या इंसानों में रिप्रोड्यूस होने के बाद बेबी प्रोड्यूस होता है या बेबी गर्ल और बॉय पैदा होता है। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके छोटे जो बेबीज़ होते हैं, जिनमें पपीज़, किटन, कप्स, ये तमाम कुछ और मिसालें हैं जो कि रिप्रोडक्शन में आती हैं। लास्ट लाइफ प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ respiration. What is respiration? सांस लेने का अमल। What is the meaning of respiration? सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल क्या है? इसमें क्या होता है? Living things need energy to grow, to move and to enable the body to work properly. सांस लेने का अमल हमारे लिए यानी किसी भी लिविंग थिंग के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि सांस लेने के अमल से वो एक्चुअली उनको एनर्जी चाहिए होती है, ताकि उस एनर्जी से वो
ग्रो कर सकें, मूव कर सकें, और साथ साथ वो एनर्जी उनको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िंदगी के कामों को अंजाम देने के लिए भी चाहिए होती है। सो लिविंग थिंग्स सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी वो कहाँ से हासिल करते हैं? ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उन्हें फूड से मिलती है, जो खाना वो खाते हैं। सो एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड. So what is this process about? How you will define the process? When living things need energy, which actually they get from food, in order to grow, move and work properly, then this process is called respiration. What is respiration? In fact, respiration is that process in which animals or living things take in oxygen in their body and give out, and their bodies give out carbon dioxide as harmful gas. Carbon dioxide from their body as harmful gas. So this simple phenomena of exchange the gases between the cells, between their bodies and environment is called respiration. क्योंकि सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम कौन सी गैस जिस्म से बाहर निकाल देते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से का निकलना और ऑक्सीजन का आना, ये पूरा अमल रिस्पायरेशन कहलाता है। और इस रिस्पायरेशन के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये फूड से आती है। यानी जो खाना या जो खुराक आप खाते हैं, उस फूड के अंदर बहुत सारी आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए लिविंग थिंग्स बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? नाउ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट animals as well as plants. Now on earth, the number of animals, how many animals and plants live on earth? Animals की तादाद जो इस वक्त दुनिया में आपके मौजूद है, वो कितनी किस्म की है? So it is 1,500,000 different kinds of animals which are present on earth, while the number of plants which live on earth is about plants now. Okay, plants की कितनी अक़साम, कितनी किस्म जो है उस वक्त दुनिया में पाई जाती हैं? So it is 300,000. 300 different kinds of plants are available on this earth. And the last topic of today's lesson is about plant movement, which is called tropism. What is this movement called? Tropism. So what is tropism? It is the growth movement of plant. What is tropism? Growth movement of plants in response to a stimulus, and this stimulus can be light or water. So basically tropism एक ऐसी ग्रोथ मूवमेंट से एसोसिएटेड है, लिंक है, जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। और प्लांट्स इस मूवमेंट को शो करने के लिए किसके मोहताज होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं? तो ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस में आपके पास लाइट भी है और वाटर भी है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि
सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के जो फूल आपने देखा था वो किस तरफ जो है वो अपनी डायरेक्शन कर लेता था, वो लाइट की तरफ यानी सनलाइट की तरफ अपना फेस जो है वो डायरेक्ट कर देता था या मोड़ लेता था, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि वो भी एक तरह की मूवमेंट शो कर रहा है. क्लियर? बट इट इज़ नॉट द ग्रोथ मूवमेंट. इन फैक्ट tropism is a growth movement by which the plants show their response in fact against or toward the stimulus. कुछ प्लांट जो हैं वो स्टिमुलस के अगेंस्ट और कुछ प्लांट्स स्टिमुलस के हक में अपनी ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं. इवन आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर जो प्लांट्स होते हैं वो जो ज़्यादातर हम बात करें तो वो अपनी जो स्टेम होती हैं, जो शूट्स होती हैं, वो ज़मीन से ऊपर लेके जाते हैं और ज़मीन के नीचे उनकी कौन सा पार्ट होता है जिन्हें रूट्स कहा जाता है. तो रूट्स और शूट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये शूट्स हमेशा ज़मीन से या सॉइल से ऊपर क्यों मूव करती हैं? रीज़न क्या है इसका आपके ख्याल में? क्योंकि शूट्स पौधे का वो हिस्सा है जो ऐसी ग्रोथ मूवमेंट शो करते हैं जो अगेंस्ट या टुवर्ड लाइट में से किसी एक स्टिमुलस की तरफ इशारा कर रहे हैं. तो अगर शूट्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं या मूव कर रही हैं या ग्रो कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि शूट्स टुवर्ड लाइट मूवमेंट शो कर रही हैं, टुवर्ड लाइट अपनी ग्रोथ शो कर रही हैं. जबकि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द रूट इन दिस केस? So roots are actually directing toward the ground. They are moving toward the ground. जो इंडिकेट ये कर रहा है कि इनकी ग्रोथ मूवमेंट ज़मीन की तरफ है या ज़मीन से नीचे आ रही है, मट्टी में आ रही है, जो कि अवे फ्रॉम द लाइट इंडिकेट कर रहा है. तो हमेशा पौधे की जो रूट होती हैं वो लाइट से दूर ग्रो करती हैं, जबकि शूट्स हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती हैं. तो इसमें हमारा स्टिमुलस क्या है? इसमें हमारा स्टिमुलस लाइट है. और स्टिमुलस हम बता चुके हैं कि क्या होता है, जो आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में इन्वॉल्व हो. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. द वन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. while the another type is called hydrotropism. The second type is called hydrotropism. What is phototropism? When the growth movement occurs in response to light is called phototropism. While what is hydrotropism? The meaning of hydro is water. So if growth movement of plant occurs in response to water, then this type of movement is called hydrotropism. So this is the end of today's lesson. I hope you have understood. Allah Hafiz from my side.